Hello everyone, I am Jyoti and I welcome you all on India's best e-learning platform, that is Unacademy. So students, today we are at channel of class 7th and the topic that I am going to discuss today is article. So I hope कि आप लोगों को याद हो कि हमने पिछली क्लास में ही आर्टिकल्स चैप्टर की शुरुआत की थी और आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़े थे और आज की क्लास में हम आर्टिकल्स को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप कि पिछली क्लास में आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर किया होगा और आज आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे इस एपिसोड को देख रहे होंगे एंड आई होप कि आप आज भी हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। सो बिफोर आई डिस्कस articles, let me introduce myself. So as I told you, I am Jyoti and I have masters in English language with a specialization in linguistics. I have over 10 years of experience in teaching and training, and I have taught more than 5,000 students of engineering and MBA colleges. I have also worked as a verbal trainer where I have taught the students for international English language test, IELTS and TOEFL. And now my students are well placed in the renowned universities of Canada, US, UK, and some other countries. So students, let's begin today's chapter and that is articles. सो आज की क्लास में मैं आर्टिकल्स में जो पोर्शन कवर करने जा रही हूँ वो है डेफिनेट आर्टिकल। सो लास्ट क्लास में हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा था, ए और एन के यूजेस पढ़ा था। आई होप आपने रिवीजन किया होगा घर पे जाके और आपको याद होगा। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे डेफिनेट आर्टिकल को, यानी द के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ हम ओमिशन रूल के बारे में पढ़ेंगे, यानी आर्टिकल्स का यूज हमें कहाँ नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको द का यूज बताऊं इससे पहले एक बार क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं। डेफिनेट आर्टिकल द को हम कैसे यूज करेंगे, इससे पहले आई होप आपको याद हो कि हम द को डेफिनेट आर्टिकल क्यों कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट। द को डेफिनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि द का इस्तेमाल हम जब भी किसी पर्सन या थिंग के पहले करते हैं तो हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक थिंग की बात कर रहे होते हैं, इसलिए हम द को क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, राइट। सो इट यूजुअली मेक्स द पर्सन और थिंग डेफिनेट। अब चलो आज की क्लास में हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं द के यूज के बारे में, यानी हमें किसी भी सेंटेंस में द का यूज कब करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहला रूल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि वैसे जितनी भी चीजें जो आपको यूनिक लगे, राइट, या फिर वो यूनिक है या यूनिक कंसीडर की जाती हैं, उनके पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सन की, तो हमारी कंट्री में या फिर विश्व में कहीं भी सन तो एक ही है, सन हमें एक ही दिखाई देता है, तो हम सन को यूनिक कंसीडर करते हैं और इसलिए हम सन के पहले लगाते हैं द। इसलिए हम बोल सकते हैं द सन। अगर हम बात करें अर्थ की, अर्थ इज ऑल्सो यूनिक, सो हम कह सकते हैं द अर्थ। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख रखे हैं और आप साथ ही साथ उसके यूज के बारे में भी लिखा हुआ है। सो आई होप कि आप मेरे साथ साथ स्लाइड पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं उनको आप पढ़ते भी जा रहे हो ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। चलिए अब हम दूसरे यूज के बारे में पढ़ते हैं। सो आर्टिकल द का जो दूसरा यूज है वो है बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस बिल्डिंग्स, रिवर, ओशन, सी। सो अब आप ध्यान देना, बिल्डिंग्स का मतलब ये नहीं कि जिस मकान में आप रह रहे हो या फिर किसी भी सोसाइटी का कोई अपार्टमेंट या फिर किसी का भी घर, नहीं। बिल्डिंग से यहाँ मेरा मतलब है कोई फेमस बिल्डिंग जो या तो आपकी कंट्री में बहुत फेमस है, अपने आप में एक है, या फिर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, ताजमहल। अगर मुझे बोलना है ताजमहल तो हम बोलेंगे द ताजमहल। अब स्टूडेंट ऐसा इसलिए क्योंकि आप बताओ ताजमहल कहाँ है? क्या ताजमहल कई जगहों पर है और कई शहरों में है, कई देशों में है? नहीं, ऐसा नहीं है। ताजमहल सिर्फ एक है और वो हमारे देश इंडिया में ही है, जो कि आगरा में है, राइट। सो ये बहुत ही फेमस बिल्डिंग है, इसलिए हम इन सब मॉन्यूमेंट्स के पहले या फिर कोई फेमस बिल्डिंग के पहले द का यूज जरूर करते हैं। सो इसलिए द ताजमहल, या फिर हम कह सकते हैं द आईफिल टावर। सो इस तरह से आपने सीखा फेमस बिल्डिंग्स के पहले, राइट। अब मैंने आपको क्या बोला, रिवर के पहले। अभी जैसे हमारे यहाँ जितने भी रिवर है, मैं एक एग्जांपल के लिए लेती हूँ गंगा। सो गंगा का यूज अगर हमें किसी सेंटेंस में करना हो, हम सिर्फ गंगा नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, द गंगा। अब जैसे अगर मुझे बोलना हो द गंगा इज अ होली रिवर, तो मैं गंगा के पहले द का यूज कर रही हूँ, राइट।
सो गंगा का यूज आप सिर्फ विदाउट आर्टिकल द के नहीं कर सकते, क्योंकि हम जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके पहले भी हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब जैसे सी का मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, द रेड सी, तो वहां पर भी हमने द का यूज किया। सो आई होप अभी तक आपको ये दो यूजेस जो मैंने बताया आर्टिकल द के वो याद रहेंगे। पहला ये कि जितने भी यूनिक चीजें हैं, राइट, यूनिक ऑब्जेक्ट्स, उनके पहले हम आर्टिकल द का यूज करेंगे। दूसरा, फेमस बिल्डिंग्स के आगे, सी के आगे, ओशन के आगे, रिवर के आगे भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, राइट। सो आई होप आपको ये दो रूल्स याद रहेंगे। चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं, वो है बिफोर द नेम्स ऑफ रिनाउंड बुक्स। अभी यहाँ पे रिनाउंड बुक्स कहने का क्या मतलब है, जो बहुत फेमस या होली बुक्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम अपने कंट्री में बात करें महाभारत या फिर रामायण, ये हमारे होली बुक्स हैं, तो हम इन बुक्स के पहले भी आर्टिकल द का यूज करेंगे, जैसे द महाभारत, द रामायण, द गीता, राइट। सो आपको ये याद रहेगा। उसके अलावा डायरेक्शंस, तो डायरेक्शंस कितने होते हैं, सो बेसिकली 4 मेजर डायरेक्शंस। तो जितने भी आपकी डायरेक्शंस हैं उनके पहले भी आप क्या करोगे, द का यूज करेंगे, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ या फिर द नॉर्थ। ये याद रहेगी आपको बात। अब चलो हम बात करते हैं नेशनैलिटी की। सो अगर हम नेशनैलिटी की बात कर रहे हैं, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी नेशनैलिटी क्या हो गई, इंडियन, राइट। सो अगर कोई फ्रांस में रहता है तो उसकी नेशनैलिटी क्या हो गई, फ्रेंच। तो अगर हम नेशनैलिटी से रिलेटेड वर्ड भी यूज कर रहे हैं, नेशनैलिटी से रिलेटेड मतलब इंडियन, इंडियन नेशनैलिटी है, राइट, इनके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, द इंडियन, द फ्रेंच हम बोलेंगे। सो आई होप आपको ये 3 बातें भी याद रहने वाली हैं, बिफोर द नेम्स ऑफ रिनाउंड बुक्स, डायरेक्शंस एंड नेशनैलिटी, ठीक है। तो इन तीनों के पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे, राइट। चलो अब हम कुछ और यूजेस देखते हैं। द इज यूज बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। सो अभी आप अपने इंडिया में ही देख लो कितने सारे न्यूज़पेपर हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, है ना। सो हम क्या बोलेंगे, द हिंदू, या फिर टेलीग्राफ तो द टेलीग्राफ। तो इस तरह से न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी आप आर्टिकल द का यूज करोगे, राइट। सो आप ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, क्या बोलेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या फिर बोलेंगे द हिंदू, द टेलीग्राफ। ये जो मैं नाम ले रही हूँ ये सारे न्यूज़पेपर के नाम है, और आई होप कि आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, आप भी इसको पढ़ते होंगे जरूर से। सो जितने भी न्यूज़पेपर के नाम है उनके आगे भी हम यूज करेंगे द का, ओके। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। सो पॉलिटिकल पार्टीज के पहले भी हमें द का यूज करना चाहिए। जैसे अगर हम अपने कंट्री में बात करें, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो चलो द कांग्रेस, द बीजेपी, मैं 2 पार्टीज का मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया। या फिर हम बात करते हैं किसी भी फेमस शिप की, जैसे द विक्रांत, राइट। सो ये आप ध्यान रखना है। इसके अलावा आप हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर कोई हुआ हो पास्ट में जो इम्पोर्टेंट हो, तो उसके बारे में भी आप बताने के समय उसका जब नाम ले रहे हो तो उसके पहले आप द आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे, राइट। जैसे द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फाइन। सो इस तरह से आप हमेशा ध्यान रखना कि इन जो भी बातें मैंने बताई, इस तरह के सिचुएशंस में, इस तरह के कंडीशंस में हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, जो कि है डेफिनेट आर्टिकल, राइट। तो चलो अब मैं आगे बढ़ूं, इससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या मैंने बताया आपको, इंपॉर्टेंट रिनाउंड बुक्स के पहले, डायरेक्शंस के पहले, नेशनैलिटी के पहले, पॉलिटिकल पार्टीज के पहले, न्यूज़पेपर के पहले, और हिस्टोरिकल इवेंट्स के पहले, शिप के पहले। अच्छा, कम्युनिटी के पहले भी आप कर सकते हो, जैसे हम बोल सकते हैं द हिंदू, द मुस्लिम्स, राइट। सो कम्युनिटी के पहले भी आप यूज कर सकते हैं आर्टिकल द का, राइट। चलो अब आगे हम कुछ और यूजेस को देखते हैं। So the definite article is also used before a noun which has become definite as a result of being mentioned a second time, right? अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, become definite as a result of being mentioned a second time. A second time मतलब दूसरी बार लिखने की वजह से वो definite बन जाता है। अब ये समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल का हेल्प लूंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ स्क्रीन पर जो भी स्लाइड आप देख रहे हो उसको भी देखो, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं इससे क्या कहना चाह रही हूँ, जो बात मैंने अभी बोली उससे मेरा क्या मतलब है। मैंने एक एग्जाम्पल सेंटेंस यहाँ लिखा है, हिज कार स्ट्रक अ ट्री
You can still see the mark on the tree. अब ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में आप देखो, his car struck a tree. You can still see the mark on the tree. पहले किसी की कार की बात हम कर रहे हैं, वो जाकर एक पेड़ से टकरा गई. तो जब सबसे पहले सेंटेंस में हमने यूज किया तो एक्चुअली हम किसी भी एक पेड़ की बात कर रहे हैं, राइट. किसी भी पेड़ का मतलब चलो ठीक है, उस कार का एक्सीडेंट हुआ और वो किसी भी एक पेड़ से जाकर टकरा गई, राइट. वहां पर हमें ये पता नहीं है हम किस पेड़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी पहली बार ही इसे यूज किया है, इसलिए हमने यहाँ पे ट्री के पहले आर्टिकल ए का यूज किया, राइट. अब जब हम सेंटेंस को कंटिन्यू कर रहे हैं या फिर आप दूसरा सेंटेंस लिख रहे हो सेपरेट इसी कॉन्टेक्स्ट में, आपने बोला यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री. अब देखो यहाँ पे हमने ट्री के पहले ए का यूज नहीं किया, हमने ट्री के पहले द का यूज किया. तो आपको क्या ये बात समझ में आई कि हमने पहली बार में ट्री के पहले ए का यूज किया और दूसरी बार में हमने ट्री के पहले द का यूज किया. तो ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक नाउन को जब आप दोबारा से सेंटेंस में यूज करते हो तो वो डेफिनेट बन जाता है. अब चलो मैं फिर से एक बार समझाती हूँ. हिज कार स्ट्रक अ ट्री, तो किसी एक पेड़ से जाकर कार टकरा गई. तब तक वो पेड़ क्या था? कोई एक पेड़ था, राइट. इसलिए हमने क्या किया? ए का यूज किया. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था जब आप कोई यानी एनीथिंग का मतलब आप जब आपका सेंस हो एनीथिंग तो उसके पहले आप लगाते हो अ या एन. अब हम आगे बढ़ रहे हैं. सो हम बोले यू कैन स्टिल सी द मार्क ऑन द ट्री, मतलब उसी पेड़ पर. किस पेड़ पर? उसी पेड़ पर आप मार्क देख सकते हो जिससे कार जाकर टकरा गई. तो आपने अब सेकेंड टाइम जब ट्री का यूज किया तो आप डेफिनेट ट्री की बात कर रहे हो, और वो डेफिनेट ट्री कौन सी है? कौन सी ट्री? जिससे कार जाकर टकरा गई, राइट. सो इसलिए हमने जब सेकेंड टाइम यूज किया तो ट्री के पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया है, राइट. सो दैट्स वाई जब सेकेंड टाइम किसी नाउन का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में और अगर वो डेफिनेट हो जाता है तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. ये बात आपको समझ में आ गई होगी. अब मैंने एक और एग्जाम्पल लिख रखा है जिसको आप देख सकते हो. आई मेट अ बॉय, तो पहली बार मैं बोल रही हूँ आई मेट अ बॉय, मतलब मैं किसी एक बच्चे से लड़के से मिली, राइट. तो मैं यहाँ पे बोलूँ किसी भी लड़के से मिली. यहाँ पे मैं किसी एक पर्टिकुलर लड़के की बात नहीं कर रही हूँ या डेफिनेट लड़के की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैंने बोला आई मेट अ बॉय. अब जब मैं आगे बढ़ रही हूँ मैंने बोला द बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे मैंने द का यूज क्यों किया? पहली सेंटेंस में मैंने बॉय के पहले ए का यूज किया और दूसरी सेंटेंस में मैंने बॉय के पहले द का यूज किया. तो मैंने दूसरी सेंटेंस में बॉय के पहले द का यूज क्यों किया? बॉय, दोनों सेंटेंसेस में मैंने एक ही वर्ड का यूज किया बॉय, बट ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि फिर से हम उसी रूल को याद कर रहे हैं. जब हमने दूसरी बार सेम नाउन का यूज किया, बॉय का यूज किया, तो एक डेफिनेट नाउन बन गया, राइट. सो बॉय वॉज वेरी इंटेलिजेंट. कौन सा लड़का? वही लड़का जिससे मैं मिली, right. So that's why for the second time when we are using the same noun we are using article the before boy. Got it? तो I hope आपको ये समझ में आ गया होगा. चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, तो आप एग्जाम्पल्स के हेल्प से बहुत अच्छे से समझ जाओगे. I bought a phone, तो मैंने एक फोन खरीदा, राइट. कोई भी एक फोन, जैसे आपको जो भी फोन पसंद हो आप उस फोन के बारे में सोच लो, कोई भी एक फोन, राइट. I bought a phone किसी भी कंपनी का. The phone is not functioning well. अब मैंने पहले बोला I bought a phone, मतलब यहाँ पे किसी भी फोन की बात हो रही है, मैंने एक फोन खरीदा. दूसरी बार मैं बोल रही हूँ the phone is not functioning well. अब मैं यहाँ पे the आर्टिकल का यूज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उसी फोन की बात कर रही हूँ जो मैं खरीद कर लेकर आई हूँ. तो दूसरे सेंटेंस में ये फोन जो है वो डेफिनेट हो गया, राइट. सो इसलिए हमने इसके पहले the का यूज किया. तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा. जब हम नाउन का यूज किसी एक सेंटेंस में करते हैं और दोबारा से उसको रिपीट करते हैं दूसरी सेंटेंस में, और अगर उससे डेफिनेट सेंस आ रहा हो, यानी वो किसी एक पर्टिकुलर थिंग की बात हम कर रहे हैं या पर्टिकुलर पर्सन की बात वहां पे हो जा रही हो, तो हम सेम नाउन के लिए आर्टिकल द का यूज करेंगे, राइट. ओके, नाउ चलो नेक्स्ट यूज देखते हैं कि हम आर्टिकल द का यूज कहाँ करते हैं. सो बिफोर अ नाउन विच बाय रीजन ऑफ लोकेलिटी कैन रिप्रेजेंट ओनली वन पर्टिकुलर थिंग. अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले आप इसको पढ़ भी लो ताकि आपको, मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए. सो बाय रीजन ऑफ लोकेलिटी मैंने लिखा है कैन रिप्रेजेंट ओनली वन पर्टिकुलर थिंग. अब जैसे एक एग्जाम्पल,
आप अपने घर में बैठे हैं, राइट, और आपके घर में आपका एक अपना रूम होगा, किचन होगा, लिविंग रूम होगा, बहुत सारी चीजें और भी होंगी, ठीक है। तो आप अपने घर के किचन, आप अपने घर में बैठकर, लेट्स से आप लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और आप कहते हो माय मॉम इज इन द किचन, राइट। सो जब आप लिविंग रूम में बैठकर बातें कर रहे हो और आप अपनी मॉम के बारे में बता रहे हो, ऑब्वियसली उस समय आपसे जो नजदीक चीजें हैं उसकी बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक अलग चीज की बात नहीं कर रहे हो। तो वो किचन आपके घर का ही पार्ट है, राइट। तो उससे आप क्या है, आप उसी लोकेलिटी की बात कर रहे हो। तो इस तरह की जब भी कंडीशंस में हम किसी नाउन का यूज करते हैं, उसके पहले भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं अपने घर में बैठी हूँ और मैं बोल रही हूँ माई मॉम इज इन किचन, तो ये गलत है, क्योंकि मैं अपने घर में बैठकर अपनी स्पेसिफिक किचन की बात कर रही हूँ। सो इसलिए मुझे बोलना चाहिए माई मॉम इज इन द किचन, राइट, ना कि माई मॉम इज इन किचन। सोमी इज इन द गार्डन, तो मुझे, अगर मैं बोलूँ इन द गार्डन, तो अगर मुझे किसी और के गार्डन की बात करनी होगी तो मैं उसको इंडिकेट करूंगी कि मैं किसके गार्डन की बात कर रही हूँ, राइट। लेकिन यहाँ मैं बोल रही हूँ अगर सोमी इज इन द गार्डन, मतलब मैं अपने घर के ही गार्डन की बात कर रही हूँ। सो इसलिए अगर आप अपनी लोकेलिटी में किसी एक पर्टिकुलर चीज को जो आपसे नजदीक है उसको इंडिकेट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके पहले भी हमेशा आर्टिकल द का यूज करें। एक और एग्जांपल मैंने आपके लिए लिखा है, वो आप देखो, प्लीज पास द प्लेट। लेट्स से मैं यहाँ बैठकर बात कर रही हूँ, मुझे कोई सामान चाहिए, मैंने बोला प्लीज पास द प्लेट। सो ये बहुत तय सी बात है कि मेरे आसपास जो वस्तुएं रखी होंगी मैं उन्हीं में से किसी को मांग रही हूँ। इसलिए वहां पे सामने में अगर प्लेट रखी है तो मैं उसी स्पेसिफिक प्लेट की बात कर रही हूँ, इसलिए मैंने बोला प्लीज पास द प्लेट, राइट। मैंने ये नहीं बोला प्लीज पास अ प्लेट। अगर मैं किसी स्पेसिफिक प्लेट की बात करूँ जो मेरे सामने पड़ी हुई है और मैं उसी को मांगना चाह रही हूँ, तो मैं बोलूंगी प्लीज पास द प्लेट। तो इस तरह के कंडीशन में भी स्टूडेंट्स आपको नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज करना है। एंड आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दो चीजें अभी फिर से हमने नहीं पढ़ी, और एक बार फिर आगे बढ़ने से पहले इसको रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि आप ये रूल्स भूलो नहीं। पहले मैंने क्या बताया कि अगर सेकेंड टाइम किसी नाउन का यूज किसी सेंटेंस में कर रहे हैं आप और वो पर्टिकुलर हो जाए, डेफिनेट का सेंस आए, तो उसके लिए भी आप द का यूज करोगे, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल्स भी दिए। दूसरा रूल मैंने क्या बताया कि जब आप कहीं अपने आसपास की चीजों के बारे में बता रहे हो और वो एक हो या फिर पर्टिकुलर हो, स्पेसिफिक हो, तो उसके लिए भी आप आर्टिकल द का यूज करोगे, राइट। सो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रहेंगी। चलिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट रूल, जब भी आप सुपरलेटिव्स की बात करते हो, सो आई होप यू रिमेम्बर सुपरलेटिव डिग्रीज, मतलब जो सबसे, आप कह सकते हो जैसे अगर हम दो तीन लोगों में किसी उनकी किसी खासियत के बारे में या उनके किसी भी काबिलियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसी एक व्यक्ति के जैसा कोई दूसरा ना हो, तो मतलब हम कहते हैं कि उसमें वो जो खासियत है वो हम सुपरलेटिव डिग्री में उसको काउंट करते हैं ना, जैसे बहुत अच्छा। तो सुपरलेटिव डिग्री की जब बात हम करते हैं या फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह के वर्ड्स का यूज करते हैं, तो उसके पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं द फर्स्ट वीक, राइट, सो द फर्स्ट वीक ऑफ मंथ। अब यहाँ पे मैं द फर्स्ट वीक इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फर्स्ट की बात हुई, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सारे वर्ड्स के पहले भी हम द का यूज करेंगे। मैंने बोला द बेस्ट डे, द बेस्ट डे का मतलब उसके जैसा कुछ कोई और नहीं है, बेस्ट इज सुपरलेटिव डिग्री, राइट। सो द बेस्ट डे, सुपरलेटिव्स के पहले भी हमेशा द का यूज करिए, आप कभी भी विदाउट द सुपरलेटिव्स का यूज नहीं करिए। द ओनली वे, द ओनली वे का मतलब एक, इसके जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है, तो वो अपने आप में एक हो गया। उसके पहले भी हम द का यूज करेंगे और सुपरलेटिव्स के पहले करेंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ड्स के पहले करेंगे या फोर्थ। यह बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब मैंने नाउन में सॉरी आर्टिकल्स में ए और एन पढ़ाते वक्त आपको बताया था कि कभी कभी हम आर्टिकल्स का यूज करके किसी एक व्यक्ति या पर्सन थिंग की बात नहीं करते बल्कि पूरे क्लास की बात करते हैं। तो वहां पर भी मैंने आपको ए और एन का यूज समझाया था। फिर से द का यूज भी सेम सेंस में आप कर सकते हो। जैसे अगर आप किसी नाउन का यूज कर रहे हैं और एंड दैट पर्टिकुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास या फिर पूरी कम्युनिटी, तो वहां पर भी आप द का यूज करोगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है बहुत ही सिंपल सा जिससे आपको समझ में आ जाए।
द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जो मेरे घर में कुत्ता है वो, या फिर आपके घर में, आपके पड़ोसी के यहाँ, या कहीं भी नहीं। ये पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है, पूरे होल क्लास की बात हो रही है कि जनरली वी कंसीडर डॉग्स एज द फेथफुल एनिमल, राइट। तो इसलिए मैंने बोला द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द हॉर्स इज अ नोबल एनिमल, फाइन। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जैसे मैन से भी किसी एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, पूरी कम्युनिटी के बारे में हम बताते हैं, या वुमेन, तो इससे भी पूरी कम्युनिटी की बात बताते हैं। लेकिन मैन वुमेन के आगे ज्यादातर हम जो है वो आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं कुछ केसेस में। जैसे अगर मैंने बोला मैन इज मॉर्टल, तो यहाँ पे हम द मैन इज मॉर्टल नहीं कहेंगे। तो आई होप आपको ये एक्सेप्शंस याद रहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखे मैन, वुमेन, लाइफ, डेथ, साइंस, आर्ट एंड नेचर, तो इन वर्ड्स के आगे आप द का यूज ना करें। चलिए, अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। अगर मैं कभी कंपैरिजन की बात कर रही हूँ, राइट, जैसे किसी कंपैरेटिव दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है और वहां पे सिलेक्शन की बात हो रही है कि इन दोनों में से बेहतर कौन, तो इस तरह की केसेस में भी आप आर्टिकल द का यूज करेंगे जहां पे कंपैरिजन हो रही है। जैसे दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो नॉवेल्स हैं उनमें कंपैरिजन कर रहे हैं, और अभी हमें कहना है दिस इज बेटर, तो गलत होगा। हमें कहना चाहिए दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, मतलब दो नॉवेल्स का कंपैरिजन किया आपने, उनको पढ़ा और आपको लगा कि ये वाला, मतलब उनमें से कोई भी एक जिसकी बात आप कर रहे हो वो बेटर है, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं दिस इज द बेटर ऑफ द टू नॉवेल्स, राइट। सो कंपैरिजन और सिलेक्शन के सेंस में भी जब आप नाउन का यूज करते हैं तो वहां पर भी आप डिग्री के पहले द का यूज कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री जैसे बेटर, बेटर के पहले हमने क्या यूज किया, यहाँ पे द का यूज किया, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी तक तो आपने द के यूज को पढ़ा कि हम द को यूज कहाँ कहाँ करते हैं, राइट, किन किन जगहों पे पढ़ते हो, और आई होप आपने बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स सीख लिए होंगे। और आगे जब भी आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे या आर्टिकल्स का यूज करके सेंटेंसेस को बोलेंगे तो आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, राइट। सो इसके लिए जरूरी है कि आप इन सारे रूल्स को रिवाइज करें और घर पर जाकर एक बार फिर से पढ़ें, राइट। सो अब हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ओमिशन ऑफ द। ओमिशन ऑफ द मतलब जहाँ पे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, या बेसिकली मैं कहूँ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ जहाँ पे मैं द का यूज नहीं करूंगी। तो जैसे बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेसेस एक्सेप्ट द फ्यू वन, राइट। सबसे पहले हम किसी भी प्लेस के नेम के पहले द का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, अगर मुझे किसी सिटी की बात करनी हो, दिल्ली, तो क्या मैं बोलूंगी द दिल्ली, द गाजियाबाद, द नोएडा? नहीं। द बैंगलोर? नहीं, क्योंकि ये प्लेसेस के नाम है, तो प्लेसेस के नाम के पहले हम द का यूज नहीं करते। लेकिन मैंने क्या बोला, एक्सेप्ट द फ्यू वन। एक्सेप्ट द फ्यू वन मैंने यहाँ पे ये क्यों बोला, क्योंकि आप जब किसी कुछ कंट्रीज हैं जिनका यूज करते हो तो आपको द का इस्तेमाल करना होता है। जैसे हम बोलते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर द यूनाइटेड किंगडम। सो इनके अलावा आप जनरली प्लेसेस के नाम के आगे द का इस्तेमाल ना करें। जैसे अगर आपकी लोकेलिटी का नाम है या आपकी सिटी का नाम है, फाइन, तो इनके आगे आप द का यूज नहीं करेंगे। आई होप यू गॉट इट। ओके, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक्सेप्ट व्हेन दे आर यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जितने भी आपके फीलिंग से रिलेटेड या फिर इमोशन से रिलेटेड जो नाउन्स होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जिसको आप टच या देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते या फिर देख नहीं सकते, जनरली आप फील कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फाइन। अब यहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की आप यूज कर रहे हैं तो उनके पहले भी आप क्या करो, द का यूज नहीं करना है या फिर आर्टिकल्स का भी यूज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे है मेन फियर डेथ। देखो, आप डेथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो क्या मैंने डेथ के पहले आर्टिकल द का यूज किया, मेन फियर द डेथ? नहीं, यहाँ पे आर्टिकल का यूज हमने नहीं किया क्योंकि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, राइट। आपको ये बात याद रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ केसेस हो सकते हैं जहां पे आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द का यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस पढ़ रही हूँ और आप इसको देखो और मुझे सुनो भी, जिससे कि आपको ध्यान रहे। यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस लिखा है, द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज पार्टी विदाउट अ लीडर। द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज पार्टी विदाउट अ लीडर।
तो अभी आप सोच रहे होंगे, मैंने आपको बोला डेथ के पहले हम यूज नहीं करते आर्टिकल द का, राइट? तो हमने लिखा था मैन फियर डेथ, लेकिन अब जब दूसरे सेंटेंस को मैंने लिखा तो यहाँ पे मैंने कर दिया द डेथ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज पार्टी विदाउट अ लीडर। यहाँ पे भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है डेथ, फिर हमने डेथ के पहले द का यूज क्यों किया? यहाँ भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल बताने जा रही हूँ जो आप बहुत आसानी से समझ जाओगे और आप हमेशा याद रखोगे कि हमने यहाँ पे द का यूज क्यों किया। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हमने लिखा है डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे डेथ भी एक नाउन है और प्राइम मिनिस्टर भी एक नाउन है। हमेशा ध्यान रखना, जब आप दो नाउन को ऑफ से ऐड करते हैं जनरली उनके पहले हम द का यूज करते हैं, इसलिए हमने लिखा था द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज पार्टी विदाउट अ लीडर। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया है तो वहां पे हम द का यूज करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इन दोनों सेंटेंसेस के कंपैरिजन से आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एब्स्ट्रैक्ट के नाउन्स के पहले हम यूजुअली तो द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं और उनमें से एक केस ये है कि जब सेंटेंस में स्ट्रक्चर ऐसे जा रहा हो, जैसे मैंने आपको बताया नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, राइट? सो यहाँ पे हमने क्या लिखा, द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेफ्ट हिज पार्टी विदाउट अ लीडर। यहाँ पे डेथ नाउन है, प्राइम मिनिस्टर नाउन है, द डेथ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर यानी कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का स्ट्रक्चर है, इसलिए हमने यहाँ पे डेथ के पहले द लगाया। वरना ऐसे नॉर्मल केसेस में जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, राइट? अब चलो एक और इम्पॉर्टेंट रूल, बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स एक्सेप्ट व्हेन दीज आर प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव और व्हेन दीज आर स्पेशल मील। आई होप आपको याद हो, मैंने ए और एन का यूज पढ़ाते वक्त भी ये बात आपको बताई थी, राइट? कि हम स्पेशल मील की बात करते हैं, मील की जब बात करते हैं या फिर उन मील्स के पहले कोई एडजेक्टिव हो, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था गुड डिनर या फिर बैड डिनर या फिर सुपर्ब, इस तरह के एडजेक्टिव्स का यूज करें तो हम उनके आगे आर्टिकल का यूज करते हैं, तो हम द का भी यूज सेम मैनर में कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल अलग अलग लिखे जिससे कि आपको समझ में आए। वी हैव porridge फॉर ब्रेकफास्ट, तो हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं, अपने डे टू डे रूटीन की बात कर रहे हैं, या फिर मैं आज की बात करूं जो नॉर्मली मैंने ब्रेकफास्ट में खाया वो था porridge, राइट? अब यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट के पहले द का यूज नहीं किया क्योंकि एक स्पेशल ब्रेकफास्ट की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। हमने बोला वी हैव porridge फॉर ब्रेकफास्ट, राइट? सो यहाँ पे porridge फॉर ब्रेकफास्ट में ठीक है, आज मैंने porridge खाई ब्रेकफास्ट में और इट वॉज अ काइंड ऑफ नॉर्मल रूटीन, जैसे मैं डेली ब्रेकफास्ट करती हूँ उसी तरह से मैंने आज भी कर लिया, तो इसमें कोई खास बात नहीं थी, है ना? कोई स्पेशल ब्रेकफास्ट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट के पहले द का यूज नहीं किया। अब ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ मील, है ना? मैंने पिछली क्लास में बताया था मील्स के नाम के आगे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रिफ्रेशमेंट। अब नेक्स्ट सेंटेंस आप देखो, द वेडिंग ब्रेकफास्ट वॉज हेल्ड इन हर फादर्स हाउस। द वेडिंग ब्रेकफास्ट वॉज हेल्ड इन हर फादर्स हाउस। यहाँ पे हमने वेडिंग ब्रेकफास्ट के पहले द का यूज किया, क्यों? क्योंकि हम एक किसी खास ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हैं जो कि था वेडिंग ब्रेकफास्ट, राइट? तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड भी है, कौन सा ब्रेकफास्ट? वेडिंग ब्रेकफास्ट, इसलिए हमने वेडिंग ब्रेकफास्ट के पहले द का यूज किया। लेकिन जब नॉर्मल हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वी हैव porridge फॉर ब्रेकफास्ट, हम आज के ब्रेकफास्ट की बात कर रहे थे, किसी खास ब्रेकफास्ट की बात नहीं कर रहे थे, तो हम उसके पहले द का यूज नहीं कर रहे थे, राइट? तो आई होप आपको याद रहेगा। अगर हम मील्स में, मतलब मील्स के जो नाम है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनमें अगर हम नॉर्मल डे टू डे रूटीन की बात कर रहे हैं और हमने किसी स्पेशल मील की बात नहीं की हुई है, तो हम इनके पहले क्या करते हैं? द का यूज करते हैं या नहीं करते हैं? द का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशल मील की बात कर रहे हो या फिर किसी डिस्क्रिप्टिव वर्ड का यूज किया हो, जैसे एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगी ये बात, गुड बैड, राइट? गुड डिनर, बैड डिनर। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे, मतलब किसके आगे करेंगे? नेम्स ऑफ मील्स के आगे करेंगे, राइट? सो आई होप आपको ये बात भी याद रहेगी। ओके, अब हम एक और रूल देखते हैं, बिफोर गेम्स, नेम्स ऑफ गेम्स एंड लैंग्वेजेस। तो हमें
जितने भी गेम्स के नाम होते हैं, जैसे क्रिकेट, तो क्रिकेट, द क्रिकेट नहीं बोलो, गोल्फ, द गोल्फ नहीं बोलो। तो गेम्स के नाम के आगे भी हमें द का यूज नहीं करना चाहिए। या फिर लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तो इन सब के आगे भी हम, अभी फ्रेंच से आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसके पहले मैंने आपको बताया था द फ्रेंच, वहां पे मैं नेशनैलिटी की बात कर रही थी, लेकिन फ्रेंच एक लैंग्वेज भी तो है। तो यहाँ पे लैंग्वेज का यूज मतलब लैंग्वेज के नेम्स, राइट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तो इनके पहले भी हमें आर्टिकल द का यूज नहीं करना चाहिए। फाइन, चलो अब मैं आपको बच्चों बताने जा रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, जिसमें ज्यादातर गलतियां होती हैं, इसलिए आई होप कि आप इसको बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और इसके जो भी एग्जाम्पल्स मैं बताने जा रही हूँ आप उसको भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। We usually don't use article the before school, college, church, bed, table, hospital, market, prison, university। देखो ये लंबी लिस्ट मैंने दे रखी है आपको और आई होप कि आप इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको याद में रखने हैं। टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे हमें द का यूज नहीं करना चाहिए। कब? जब हम इनका यूज इनके प्राइमरी पर्पसेस के लिए करें या प्राइमरी जो इनका फंक्शन है। अब मैं प्राइमरी फंक्शन से क्या मेरा मतलब हुआ, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, राइट। जैसे मैं बात करूँ प्रिजन की, तो जेल, तो प्रिजन या जेल क्यों बनाए जाते हैं? कैदियों को रखने के लिए, है ना, जिन्होंने कुछ गलत काम किया होता है उनको वहां रखने के लिए। तो अगर मैं बात करूं कि जेल या फिर प्रिजन का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी पर्पस है, वो क्या है कि भाई वहां कैदियों को रखो, है ना, या फिर जिन्होंने कुछ गलत काम किया हुआ, क्रिमिनल्स को रखो। फाइन, अगर मैं बात करूं स्कूल की, तो स्कूल का प्राइमरी फंक्शन क्या है बच्चों? पढ़ाई करने जाना, ठीक है। वैसे तो आप पढ़ने जाते हो तो आप वहां पे थोड़ा खेल भी लेते हो, बहुत सारी एक्टिविटीज भी होती है। सो प्राइमरी फंक्शन आपका क्या हुआ? पढ़ाई करने जाना। अगर मैं बात करूं बेड की, तो नॉर्मली हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं ना, बेड का जो यूज करते हैं वो सोने के लिए करते हैं। वैसे तो चलो आप बेड पे बैठ के थोड़ी देर पढ़ भी लेते होंगे, पर बेड का जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? सोने के लिए। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी सेंटेंस में अगर आप प्राइमरी फंक्शन के लिए यूज कर रहे हो उन वर्ड्स का, जो वर्ड्स मैंने यहाँ लिस्ट में दे रखी है, उनके पहले आप द का यूज नहीं करेंगे, राइट। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता दूं, वी गो टू चर्च ऑन संडेज, राइट, हिज अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, सो वी गो टू चर्च ऑन संडेज। अब यहाँ पे देखो मैंने द का यूज नहीं किया, हमने लिखा है वी गो टू चर्च ऑन संडेज। यूजुअली इससे जो मीनिंग निकल कर आ रहा है वो ये कि आप पूजा करने जाते हो, है ना, प्रेयर करने जा रहे हो। सो वी गो टू चर्च ऑन संडेज, यूजुअली संडेज को जाते हैं पूजा करने के लिए। तो हमने यहाँ पे द का यूज नहीं किया क्योंकि चर्च का प्राइमरी फंक्शन है। अगर चर्च आप विजिट करते हैं, टेम्पल आप विजिट करते हैं, तो किस लिए करते हैं? आप वहां पूजा ऑफर करने जाते हैं, राइट। हिज अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल, हिज अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल। अब देखो अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? वहां पे हम जाते हैं इलाज करवाने के लिए, है ना। तो किसी भी एक मरीज को लेकर वहां पे हम गए, उसका इलाज करवाया, उसकी ट्रीटमेंट कराई। सो इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है हिज अंकल इज स्टिल इन हॉस्पिटल। यहाँ पे हमने हॉस्पिटल के पहले द का यूज नहीं किया, राइट। यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि हॉस्पिटल का प्राइमरी फंक्शन ही वही है। क्या प्राइमरी फंक्शन है उसका? प्राइमरी फंक्शन है कि हम वहां पे जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वहां पे जाते हैं इलाज कराने के लिए। पर अब देखो दूसरा केस, अगर हम इन वर्ड्स का यूज किसी और काम के लिए कर रहे हैं, राइट, किसी और काम करने का मतलब कि इनके प्राइमरी पर्पस या फंक्शंस के अलावा कुछ और काम के लिए कर रहे हैं, तो उसके पहले आप द का यूज कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बता रही हूँ, आई वेंट टू द चर्च टू सी द स्टेन्ड ग्लास। मतलब आप वहां पे, अगर इस सेंटेंस को हम देखें तो मैं वहां पे स्टेन्ड ग्लास जो थे उनको देखने के लिए गई, ना कि वहां प्रेयर ऑफर करने के लिए गई। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चर्च के पहले द का यूज किया, राइट। पर कंपैरिजन करके एक बार देखते हैं तो बात फिर से समझ में आ जाएगी और अच्छे से समझ में आ जाएगी। वी गो टू चर्च ऑन संडेज, राइट। तो यूजुअली संडेज को प्रेयर ऑफर करने के लिए जाते हैं, हमने लिखा वी गो टू चर्च ऑन संडेज। तो यहाँ पे हमने चर्च के पहले द का यूज नहीं किया। उसके बाद मैंने लिखा I went to the church to see the stained glass। यहाँ पे चर्च आप
प्रेयर ऑफर करने के लिए नहीं जाते हो, बल्कि वहां पे आप ग्लास को देखने, जो ग्लासेस स्टेंड हो गई थी उनको देखने के लिए, जो ग्लास स्टेंड हो गई थी उनको देखने के लिए जा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा चर्च टू सी द स्टेन्ड ग्लास, राइट। देखो, ही गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव स्पिरिचुअल लेक्चर्स। अब बताओ मैंने क्या बताया, प्रिजन का जो प्राइमरी फंक्शन होता है, प्रिजन क्यों बनाए जाते हैं, जेल क्यों बनाए जाते हैं, क्रिमिनल्स को रखने के लिए, राइट। अब वहां पे अगर कोई स्पिरिचुअल लेक्चर देने जा रहा है तो इसका मतलब जो जेल का प्राइमरी पर्पस है या फंक्शन है उसके लिए नहीं जा रहा, मतलब ही इज नॉट अ क्रिमिनल, वो किसी और काम से जेल में जा रहा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रिजन के पहले द का यूज किया। ही गोज टू द प्रिजन समटाइम्स टू गिव स्पिरिचुअल लेक्चर्स, राइट। मतलब वहां प्रिजन के वो कभी कभी जाता है स्पिरिचुअल लेक्चर्स देने के लिए, तो वो क्रिमिनल तो नहीं है, वो स्पिरिचुअल लेक्चर के लिए जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, द, राइट। तो आप आई होप कि इसको याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। और मैंने यहाँ पे वर्ड की लिस्ट भी आपको दे रखी है जिससे कि आपको ध्यान में रखे, बड़े कॉमन से वर्ड्स हैं, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आप टेम्पल लिख सकते हो। तो जो ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आप ध्यान में रखना, इनके प्राइमरी फंक्शंस और पर्पस के लिए अगर ये यूज हो रहे हैं तो इनके पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये किसी और पर्पस से यूज हो रहे हैं तो इनके पहले आप द का यूज कर सकते हो, राइट। ओके, सो एक और इंपॉर्टेंट रूल रिलेटेड विद द डेफिनेट आर्टिकल द, कि ये कहाँ यूज नहीं होता, यानी कि रिलेटेड विद द ओमिशन ऑफ आर्टिकल द बिफोर होम। तो ये जो टर्म है होम, HOME, होम, इसके पहले भी हम यूज नहीं करते हैं। कब नहीं करते ये मैं बता दूं, व्हेन होम इज यूज्ड अलोन, राइट। होम इज यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस का मतलब कि इसके पहले और आगे कुछ ना हो, कोई डिस्क्रिप्शन ना हो। डिस्क्रिप्शन का कहने का मतलब आप एग्जाम्पल से समझ पाओगे। ही इज एट होम, मतलब वो घर पे है, तो मैंने ये नहीं बोला ही इज एट द होम, नहीं, ही इज एट होम, फाइन। ही वेंट होम, वो घर गया, ही वेंट होम। आप देख सकते हो होम के पहले बाद में कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स नहीं है। डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स कहने का मतलब कि जो उसको डिस्क्राइब कर सके, लेकिन मैं बोलूं अगर दिस इज द होम वेयर शी लिव्ड, अब मैं यहाँ किसी के बारे में बता रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वही घर है जहां वह रही थी, तो यहाँ पे हमने यहाँ द का यूज किया, राइट। दिस इज द होम वेयर शी लिव्ड, मतलब ये वही घर है जहां पे वह रही। लेकिन ऐसे अगर होम के पहले या बाद में कोई डिस्क्रिप्टिव वर्ड ना हो तो आप वहां पे द आर्टिकल का यूज ना करें, राइट। सो ओमिशन ऑफ आर्टिकल से रिलेटेड ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो स्टूडेंट, एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने ओमिशंस पढ़े, जिससे कि आपको ये बात ध्यान में रहेगी, राइट। तो मैंने क्या बताया था, बिफोर द नेम्स ऑफ प्लेसेस कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे द US, द UK, एब्स्ट्रैक्ट, उनके अलावा नेम्स ऑफ प्लेसेस के पहले नहीं करना है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है उनके पहले नहीं करना है, राइट। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कोई भी मील का नाम मतलब जैसे ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, ये मील्स के नाम हैं, तो अगर वो स्पेशल मील ना हो तो उनके पहले आपको नहीं करना है, राइट। बिफोर गेम्स, नेम्स ऑफ गेम्स एंड लैंग्वेजेस, जो भी आपके लैंग्वेजेस होते हैं उनके पहले नहीं करना है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जो भी आपके नेम्स ऑफ गेम्स है उनके पहले भी नहीं करना है। फिर मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट रूल बताई, वो ये थी, बिफोर द टर्म स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, अगर आप इनका यूज इनके प्राइमरी पर्पसेस के लिए कर रहे हैं जिसके लिए इनको बनाया जाता है, जैसे स्कूल को बनाते हैं हम पढ़ाई करने के लिए, चर्च को पूजा करने के लिए, तो इस तरह से प्रिजन को कैदियों को रखने के लिए, तो अगर उन प्राइमरी पर्पसेस के अलावा कोई और पर्पस फुलफिल हो रहा है तो उसके पहले तब आप द का यूज करोगे। लेकिन अगर प्राइमरी पर्पस हो रहा है, फुलफिल हो रहा है, तो उसके पहले आप द का यूज नहीं करोगे, राइट। सो अभी तक आपने यहाँ पे ये सीख लिया, फिर आप होम के आगे भी द का यूज नहीं करते हैं। सो चलिए, अब आपने रिवीजन भी कर लिया, तो आई होप अब ये जो बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज मैंने आपको दे रखी है यहाँ पे, आप इसको कंप्लीट करोगे। अब ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए पढ़ भी दूं, पर उसके पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। So the instruction says fill in the blanks with the articles where necessary. It means there are 8 sentences and in each of the sentences there is a blank, right? And you have to fill the blanks with the appropriate article. तो अभी तक तो आपने आर्टिकल का यूज सीख लिया होगा, राइट। आपने ओमिशंस भी सीख लिए, आपने ये भी सीख लिया कि इंडेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं, पिछली क्लास में आपने ये पढ़ा था, द का भी यूज सीख लिया। सो आई होप अब आप इसको आसानी से कंप्लीट कर पाएंगे।
ओके, सो स्टूडेंट्स योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। और मीन वाइल आप जब ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मैं इसको एक बार पढ़ भी देती हूँ। सो क्वेश्चन 1 सेज यू वेंट टू डैश मतलब ब्लैंक कॉलेज टू मीट हरीज क्लास टीचर। आई विल टेक डैश tram from dash church. He has already gone to dash bed. Suresh was declared dash captain of our team. He can speak dash, but I can speak English. Dash dinner hosted by Ram was superb. He came and sat on dash bed. He is dash boy who helped me. So अब आप यहाँ पे 8 सेंटेंसेस देख रहे हो। सभी सेंटेंसेस में कुछ ब्लैंक्स हैं और उन ब्लैंक्स को आपको आर्टिकल से कंप्लीट करना है, मतलब वहां पे आपको आर्टिकल का यूज करना है, राइट। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी पढ़ दिया, अब आप इसको सॉल्व करो जल्दी, क्विकली। ओके, सो लेट मी काउंट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, राइट। सो अब आपका यहीं पे टाइम जो है वो एंड होता है और अब आप आंसर्स को क्विकली चेक कर लो। बट आई होप अगर आपने अपने माइंड में सारे रूल्स को रखा होगा और अपने सारे रूल्स को अच्छे से समझा होगा तो आपने ये एक्सरसाइजेस बड़ी ही इजीली कंप्लीट कर ली होंगी। पर चलो एक बार चेक कर लेते हैं। यू वेंट टू डैश कॉलेज टू मीट हरीज क्लास टीचर। अब देखो, आपको मैंने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी थी जिनके लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि अगर उनके प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो उसके पहले हम द का यूज नहीं करते, लेकिन जहां पे अगर प्राइमरी फंक्शन की बात नहीं होती है तो द का यूज करते हैं। यहाँ पे वो टर्म, उनमें से एक टर्म है कॉलेज, राइट। तो कॉलेज का जो प्राइमरी पर्पस, यानी कि कॉलेज को हम बनाते क्यों हैं या क्यों बनाए जाते हैं कॉलेज, तो प्राइमरी पर्पस होता है वहां पे पढ़ना। लेकिन ये सेंटेंस ऐसे है, ही वेंट टू डैश कॉलेज टू मीट हरीज क्लास टीचर, राइट। यहाँ पे अगर आर्टिकल हमें लिखना हो तो हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है ही वेंट टू द कॉलेज टू मीट हरीज क्लास टीचर। वहां पे आप पढ़ने के लिए नहीं गए, यानी जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वह व्यक्ति वहां पढ़ाई करने के लिए नहीं गया, बल्कि वो हरी के क्लास टीचर से मिलने गया। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ही वेंट टू द कॉलेज, राइट। आई विल टेक अ ट्राम फ्रॉम डैश चर्च। अब देखो, चर्च भी उसी लिस्ट में से एक वर्ड है जिसके पहले मैंने आपको बताया था कि चर्च का भी यूज अगर उसके प्राइमरी पर्पस के लिए हो रहा हो तो उसके पहले भी हम द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम जिस व्यक्ति की बात, अगर मैं अपनी बात करूँ, आई विल टेक राइट अ ट्राम फ्रॉम द चर्च। यहाँ पे मैं पूजा करने के लिए चर्च के पास नहीं जा रही या चर्च में नहीं जा रही, मैं चर्च के पास जा रही हूँ ताकि मैं वहां से ट्राम पकड़ के कहीं और जा सकूं। इसलिए यहाँ पे होगा आई विल टेक अ ट्राम फ्रॉम द चर्च। ही हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड। बीच में ब्लैंक है लेकिन वहां पे कोई आर्टिकल हम यूज नहीं करेंगे। अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस को पढ़कर ये सेंस आ रहा है कि वो सोने के लिए गया, राइट। तो जब मैंने क्या बताया, बेड का यूज भी अगर आप प्राइमरी पर्पस के लिए करते हो तो वहां पर भी आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सो ही हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड। सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड कैप्टन ऑफ आवर टीम, उसके पहले ब्लैंक है, सो सुरेश वॉज डिक्लेयर्ड द कैप्टन ऑफ आवर टीम, राइट। ही कैन स्पीक डैश हिंदी बट आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो लैंग्वेजेस के नेम के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसलिए हम यहाँ पे इसको नो आर्टिकल यानी कोई भी आर्टिकल नहीं डालेंगे एंड द सेंटेंस विल बी लाइक ही कैन स्पीक हिंदी बट आई कैन स्पीक इंग्लिश, राइट। डैश डिनर होस्टेड बाय राम वाज सुपर्ब। अब मैंने अभी आपको बताया जो भी मील्स के नाम होते हैं उनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब स्पेशल मील की बात हो रही है तो हम वहां पे आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं, राइट। तो क्या ये एक स्पेशल मील है? यस, बिकॉज यहाँ पे लिखा है डैश डिनर होस्टेड बाय राम वाज सुपर्ब। तो आप उसकी तारीफ भी कर रहे हो, उसके लिए आप एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड का भी यूज करो, एडजेक्टिव का भी यूज करो, सुपर्ब। और यहाँ पे आप ये बोलो वो एक स्पेशल मील थी जिसको राम ने होस्ट किया था, तो इसलिए हम लिख सकते हैं द डिनर होस्टेड बाय राम वाज सुपर्ब, राइट। ओके, ही केम एंड सैट ऑन डैश बेड। अब देखो,
बेड का जो प्राइमरी फंक्शन है, जिसका इसको हम यूज किस लिए करते हैं, तो सोने के लिए। अगर सोने के लिए यूज कर रहे हैं तो बेड के उस सेंटेंस में हम बेड के पहले द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन हमने यहाँ बोला ही केम एंड सैट ऑन डैश बेड, सो यहाँ पे बेड पे बैठने की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम यहाँ बोलेंगे ही केम एंड सैट ऑन द बेड, राइट। यहाँ पे बैठने की बात हो रही है, यानी कि बेड का प्राइमरी पर्पस ये नहीं होता कि आप उस पर बैठते हो, आप चेयर पे बैठ सकते हैं, आप काउच पे बैठ सकते हैं यहाँ पे, इसलिए हमने बेड के पहले क्या यूज करना होगा, द, क्योंकि प्राइमरी पर्पस के अलावा कुछ और बात हो रही है, राइट। ही इज डैश बॉय हु हेल्प मी। अब देखो ये किसी एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है जिसने आपकी हेल्प की, राइट। किसी भी लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर लड़के की बात हो रही है जिसने आपकी हेल्प की, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे ही इज द बॉय हु हेल्प्ड मी। किसी खास लड़के की बात हो रही है, कौन से लड़के की, उसी लड़के की जिसने आपकी हेल्प की। सो आई होप आपने आंसर्स टैली कर लिए होंगे और अपनी नोटबुक पे लिख भी लिया होगा। मैं इसलिए बोलती हूँ आपको लिखने के लिए, क्योंकि जब आप इसको एक बार रिवाइज करो तो आपको रूल समझने में बहुत ही सुविधा होगी, राइट। तो आसानी से आपने जितने रूल्स पढ़े हैं उनको एग्जाम्पल्स के हेल्प से हमेशा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हम और क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं नो आर्टिकल। नो आर्टिकल का मतलब जहाँ पे ए एंड द किसी का भी यूज नहीं करेंगे, राइट। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे रखे हैं, जो वर्ड्स आप ध्यान रखना, एक्सप्रेशंस, बेसिकली दीज आर नॉट वर्ड्स ओनली, एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस आपको हमेशा ध्यान रखने और आपको याद रखना है कि इन एक्सप्रेशंस के बाद जो नाउन आता है उसके पहले आपको आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करना है। जैसे देखो, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, sort of, a large number of, a lot of, lots of, plenty of, a great deal of, right। जब भी आप किसी सेंटेंस में इन एक्सप्रेशन का यूज करते हो और इनके बाद किसी नाउन का यूज करते हैं तो आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रखा है, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन। हम ऐसे नहीं बोलेंगे आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ मैन, हम क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन, राइट। तो हमेशा ध्यान रखना, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, इन एक्सप्रेशंस के बाद जो भी आप नाउन का यूज करेंगे उसके पहले आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे, राइट। चलो अब मैंने आपको कुछ और भी एक्सप्रेशंस का यूज दे रखा है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, जैसे बाय पोस्ट, राइट। सो आई रिसीव्ड माय डॉक्यूमेंट बाय अ पोस्ट, ये बाय अ पोस्ट नहीं होगा। आप हमेशा जब बाय पोस्ट का यूज करोगे तो बीच में आर्टिकल ए का यूज नहीं करें। सो बाय पोस्ट, बाय चांस, बाय मैसेंजर, बाय प्लेन, बाय मिस्टेक, बाय रोड, बाय बस, बाय कार, इन फैक्ट। सो आई रीच्ड माय होम टाउन बाय बस, बाय रोड, नॉट बाय अ बस, बाय अ कार, राइट। सो ये आप ध्यान में रखना। अब इसके आगे मैंने कुछ और एक्सप्रेशंस को लिख रखा है, वो एक्सप्रेशंस हैं on strike, on duty, on foot, on leave, on demand, on time, on earth। So I hope आप इसको भी याद रखोगे। अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते they are on a strike, right। So they are on a strike, आप किसी भी व्यक्ति की बात करो या the staffs are on a strike, नहीं, ये कहना गलत होगा। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना on strike, on duty, on foot, on leave, on demand, on time, on earth, right। इनके पहले, इनके बीच में भी हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, ओके। चलो अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल के बारे में। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल कहने का क्या मतलब हुआ कि कभी क्या हम किसी सेंटेंस में आर्टिकल्स को रिपीट भी करते हैं, तो हाँ, हम रिपीट करते हैं। अब इसके लिए मैं आपको बता दूं, जब आप किसी भी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसके लिए किसी एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे वर्ड का यूज कर रहे हैं जो उसी व्यक्ति को क्वालिफाई कर रहा है या उसी के बारे में बता रहा है, तो जब आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उसके लिए दो एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति एक ही है, तो उसके लिए उस समय आप आर्टिकल्स को रिपीट ना करें। एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ लिखा है द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, राइट। यहाँ पे वही व्यक्ति सेक्रेटरी है जो कि ट्रेजरर भी है, इसलिए हमने आर्टिकल द को रिपीट नहीं किया है। मैंने क्या लिखा, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, मतलब एक ही व्यक्ति सेक्रेटरी भी है और वही ट्रेजरर भी है, राइट। यहाँ पे हो सकता था द अकाउंटेंट एंड लाइब्रेरियन इज एब्सेंट, यानी कि किसी एक जगह पे
जो व्यक्ति अकाउंटेंट का काम कर रहा है वही लाइब्रेरियन का भी काम कर रहा है, इसलिए हमने आर्टिकल को रिपीट नहीं किया। सेकेंड सेंटेंस में आप देखो, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, यानी कि यहाँ दो अलग अलग पर्सन्स की बात हो रही है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं जो दो अलग अलग पोजीशन पे काम करते हैं, इसलिए हमने आर्टिकल को दो बार लिखा। द सेक्रेटरी एक पर्सन के लिए और द ट्रेजरर अलग पर्सन के लिए। इसलिए आप हमेशा याद रखें कि आर्टिकल को रिपीट कहाँ करना है, जब आप दो अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं और दो अलग अलग एडजेक्टिव्स को लिख रहे हैं तो वहां आर्टिकल द का यूज करें, यानी कि उसको रिपीट करें। लेकिन जब आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं लेकिन दो अलग अलग एडजेक्टिव्स का यूज करें, यानी कि क्वालिफाइंग वर्ड्स का यूज करें, तो वहां पे आप आर्टिकल द को रिपीट ना करें। एग्जाम्पल फिर से पढ़ दे रही हूँ आपके लिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज एब्सेंट, मतलब एक ही व्यक्ति है पर उसके लिए हमने दो अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज किए क्योंकि वो दो अलग अलग पोजीशन पे काम कर रहा है, लेकिन आर्टिकल का यूज हमने एक बार किया है सेक्रेटरी के पहले। दूसरे सेंटेंस में मैंने लिखा द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, राइट। यहाँ पे दो अलग अलग व्यक्ति भी है और दो अलग अलग पोजीशन पे भी काम करे, इसलिए हमने द का यूज दो बार किया है। द को हमने क्या किया, सेंटेंस में हमने द को रिपीट किया है। सो आई होप आपको रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल हमेशा ध्यान रहेगा और आप इसको याद करोगे, राइट। चलो अब आपके लिए एक और एक्सरसाइज मैंने आपको यहाँ दिया है, इस एक्सरसाइज को आप देख लो। यहाँ पे एक्सरसाइज में मैंने कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं जिसमें आपको कुछ एरर्स दिखाई देंगे और वो एरर्स क्या हैं, आर्टिकल से रिलेटेड है, इसलिए आप इनको पहले सॉल्व करो, उसके बाद हम इसका आंसर डिस्कस करते हैं। फाइन। अगर आपको लगता है कि कोई सेंटेंस बिल्कुल सही है और उसमें कोई भी एरर नहीं है तो वहां पे आप लिख सकते हो नो एरर, राइट। अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो नो एरर, जब जिससे कि मैं आपको जब टैली कराऊं आंसर्स तो आपको पता हो कि आपने आंसर सही दिया है या गलत दिया है। सो द क्वेश्चंस आर, it was by a mistake that he caught her hand. First sentence. Second sentence, I don't like that type of a person who does nothing but find faults in others. Third sentence, after returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. So तीन sentences हैं, तीनों सेंटेंस में आपको देखना है कि क्या आर्टिकल से रिलेटेड कोई एरर है, अगर है तो उसे आप करेक्ट करो और आप लिखो। अगर आपको लगता है कि कोई भी एरर नहीं है तो आप उसको वहां पे नो एरर लिख सकते हैं, राइट। सो तीन सेंटेंस है और आपको मैं देती हूँ फ्यू मिनट्स का टाइम जिससे कि आप इसको कंप्लीट कर लो। ओके, सो टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो स्टूडेंट्स लेट मी काउंट। तीन सेंटेंसेस हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल है। सो आई होप कि आपने इनको कर लिया होगा, करेक्शंस भी कर ली होंगी और आंसर्स, करेक्ट आंसर्स अपने नोटबुक में लिख भी लिया होगा। चलो थोड़ा टाइम और दे देती हूँ जिससे कि आप सेंटेंसेस को कॉपी कर लो और फिर आप उसको करेक्ट कर सको। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर डन। ओके, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. चलो, सो फर्स्ट सेंटेंस सेज इट वॉज बाय अ मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। अभी मैंने आपको बताया थे कुछ एक्सप्रेशन जिनमें हम ए का यूज नहीं करते हैं, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय कार, बाय बस, बाय रोड, आपको याद हो, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा बाय अ मिस्टेक, तो यहाँ पे ए इज अ मिस्टेक, मतलब आपको ए को यहाँ से रिमूव करना है। इस सेंटेंस में सिर्फ हम लिखेंगे बाय मिस्टेक, राइट। I don't like that type of a person who does nothing but finds faults in others. अभी मैंने आपको बताया काइंड ऑफ, टाइप ऑफ के बाद हम आर्टिकल ए का यूज या एन का यूज नहीं करते हैं। सो दैट टाइप ऑफ पर्सन, नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, राइट। ओके, थर्ड सेंटेंस सेज आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life. After returning from the jail, he has abandoned all the criminal activities and is determined to lead a simple life from the jail. Students, अभी आपने पढ़ा है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका हम प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, उनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो अगर मैं जेल की बात करूं तो जेल का क्या प्राइमरी पर्पस है, उनको क्यों बनाया जाता है, उनको बनाया जाता है क्रिमिनल्स को रखने के लिए, राइट। तो आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल ही हैज अबैंडन्ड ऑल द क्रिमिनल एक्टिविटीज। इस सेंटेंस में लिखा है किसी के बारे में बात हो रही है,
जिसने क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दी, मतलब उसके पहले वो क्रिमिनल था इसलिए उसको जेल में डाला गया, तो इसलिए हम जेल के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, राइट। सो यहाँ पे हम जेल के पहले द को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। सो आई होप आपने करेक्शंस कर ली होंगी। फर्स्ट सेंटेंस में मिस्टेक के पहले आप ए नहीं लिखेंगे, सेकेंड सेंटेंस में भी पर्सन के पहले आप ए का यूज नहीं करेंगे, और थर्ड सेंटेंस में आप जेल के पहले द का यूज नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंस अब क्या हो गए, करेक्ट हो गए, राइट। चलो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख भी दिया है सो दैट कि आप इसको, अगर आपने नहीं लिखा हो तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए। मैं एक बार इसको पढ़ भी देती हूँ जो करेक्ट आंसर्स हैं। इट वॉज बाय मिस्टेक दैट ही कॉट हर हैंड। पहले क्या लिखा था, बाय अ मिस्टेक। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ पर्सन हु डज नथिंग बट फाइंड्स फॉल्ट्स इन अदर्स। सो दैट टाइप ऑफ अ पर्सन लिखा था पहले। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, अच्छा यहाँ पे मैंने करेक्शन जो है मैंने आपको बोल दिया। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रॉन्ग है, लेकिन आपका आंसर जो सही होगा, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, आप करेक्शन कर लो, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, ना कि आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, राइट। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने आर्टिकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लिए, और बहुत सारे हमने इसके डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स के यूजेस पढ़ लिए। सो आई होप अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलेंगे, और इसको जितना हो सके लाइक और शेयर भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने आज आर्टिकल्स को कंप्लीट किया है, पर ग्रामर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन है जिसके साथ हम जल्दी ही आ रहे हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब इट एंड लाइक एंड शेयर इट, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको लाइक शेयर करते रहिए, जिससे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े और क्लास 7th के इंग्लिश के सब्जेक्ट के जो भी आपके इंपॉर्टेंस चैप्टर्स हैं उसको पढ़ सकें, राइट। और इसके साथ साथ आपको और भी जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको हमारे वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बिकॉज हमने 6th 7th और 8th तीनों के लिए चैनल शुरू ऑलरेडी कर दिया है। सो डोंट वेट फॉर इट, अभी आप इसको सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ, और हम नेक्स्ट क्लास में आपकी 7th स्टैंडर्ड के किसी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को जरूर से डिस्कस करेंगे। और आई होप कि आज आपने जो भी रूल सीखे, ए एंड द के जो भी यूजेस को अभी तक आपने सीखा, उसको आप घर जाकर रिवाइज जरूर करेंगे, और सारी रूल्स को यूज करके आप सही सही सेंटेंसेस को भी लिखेंगे। और जो भी एक्सरसाइजेस हैं स्टूडेंट्स, आप उनको एक बार फिर से देखें, जिससे कि आपकी अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो आप उसको करेक्ट करें और आप सही रूल को सीखें। सो इससे पहले कि मैं सेशन एंड करूं, सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।